वक्फ बिल पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य रूप से चिंता जताई है कि उस बिल में एक तरह से 3 खामियाँ या फिर जो काउंटर आर्गुमेंट था अभिषेक मनु सिंघवी का, कपिल सिब्बल का, वो 3 ऐसे मुख्य पक्ष थे। हमारे साथ जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हैं, जिन्होंने एक वक्फ बिल की पूरी एक प्रोसीडिंग और किस तरह से उसका कंटूर होना चाहिए, उसको फ्रेमवर्क किया। पाल साहब, जो 3 कंसर्न उठाए गए, एक कंसर्न उठा गया वक्फ यूज़र का, ठीक है? बिल जो पास हुआ, तो जो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है, उसको एक्चुअली में आप लोगों ने एड्रेस किया है, वक्फ यूज़र का जो मेन एक कंसर्न है, या फिर आपको लगता है कि उसको उस तरह से एड्रेस नहीं किया गया? जो कल तीनों सवाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पिटिशनर्स के लॉयर्स ने जो सवाल उठाया है, उस पे उन्होंने संज्ञान लिया है। और मुझे आश्चर्य है कि चाहे कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, वो ये जानते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हमारी 428 पेजेस की रिपोर्ट्स है, उसमें इस चीज़ को एड्रेस किया। जो 14 हमने अमेंडमेंट्स किए हैं, उसको सरकार ने टोटलिटी में स्वीकार किया है। अब वक्फ बाय यूजर में जो कल सवाल इन्होंने उठाया, जानते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के सामने वकीलों ने, कि साहब डीड तो है नहीं। जिसको जज साहब ने पूछा सुप्रीम कोर्ट के कि अगर डीड नहीं है तो वो कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी। आज हमने ये जो अमेंडमेंट सरकार लेके आई हमारी रिपोर्ट पे, वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये है कि अब वक्फ बाय यूजर समाप्त हो गया है। अगर किसी मस्जिद के पास, खानका, कब्रिस्तान, इमामबाड़े के पास अगर डीड नहीं है, तो केवल इस कानून के पारित होने के 6 महीने के अंदर उसको एक वामसी पोर्टल पे अपलोड करना होगा कि ये मस्जिद है जहाँ प्रेयर होती है और इसका डीड नहीं है, ये वक्फ है। लेकिन तो उसको वो नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। 6 महीने द जब तक छ वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है या कुछ भी अब देखिए, आखिर क्यों किसी चीज़ का, हुँ, अगर सरकार अमेंडमेंट ये लेकर के आई है हुँ, कि डीड ना भी हो, हुँ, लेकिन अगर वो मस्जिद है तो वो वक्फ की रहेगी, हुँ, तो कम से कम सरकार के पास उसका लेखा-जोखा तो रहे। हुँ, फिर नहीं, फिर डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। हुँ, तो उसका कम से कम वामसी पोर्टल पे देश की सभी परिसंपत्तियों, जैसे आप जिलों में रेवेन्यू रिकॉर्ड कौन रखता है? नज़ारत रखता है। हुँ, हुँ, कलेक्ट्रेट के नीचे एक-एक प्रॉपर्टी की, चाहे आपकी खेत हो, चाहे ज़मीन हो। तो इसी तरीके से फिर क्यों ना वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का भी रिकॉर्ड रहे। हुँ, तो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड के लिए वामसी पोर्टल बनाया है। हुँ, सरकार आज किसी की, कल किसी की हो, हुँ, हुँ, लेकिन भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, तो उसमें 6 महीने अपलोड करना होगा। हुँ, भविष्य में प्रोस्पेक्टिव क्या किया है कि अब कोई वक्फ होगा तो उसका डीड होगा, हुँ, उसका रजिस्ट्रेशन होगा और उसको वामसी पोर्टल पे हुँ, अपलोड करना होगा। हुँ। तो कहाँ ये सवाल है उसमें कि जो एक आर्गुमेंट था कि जो कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन था कि वो डिस्प्यूटेड नहीं, बल्कि वो कोर्ट में उसकी सुनवाई हो रही है कि आप जैसे अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है? अब कोई 1700 शताब्दी में कोई मस्जिद थी, और उसके पास कोई पेपर नहीं है और उसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, तो उसको डिस्प्यूटेड की जगह कि वो कोर्ट में केस चल रहा है या इस तरह की का वो एक तो जो ये कानून पास हुआ है, हुँ, तो अगर कोर्ट में चल रहा है तो कहाँ इफ़ेक्ट करेगा? हुँ, अगर उसमें रिट्रोस्पेक्टिव होता, हुँ, कोर्ट में तो यही डिस्प्यूट चल रहा है ना बिल्कुल, कि अगर डीड नहीं है बिल्कुल। और इसके बाद चल रहा है, तो इस कानून के पास होने से वो सरकार की हो जाएगी। हुँ, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव में है नहीं, हुँ, तो उससे हुँ, उस कोर्ट के में जो केस चला कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हुँ, अलबत्ता हमने इसको और मतलब रिकमेंड करके ट्रांसपेरेंट किया है कि केवल वक़्फ़ की प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का मामला केवल ट्रिब्यूनल तक जाता था और ट्रिब्यूनल कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता था हुँ, और आप अपील में नहीं जा सकते थे, केवल हुँ, रिवीजन में। तो हुँ, रिवीजन आपका राइट नहीं है, हुँ, अपील राइट है। हुँ, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब आप अपील में जा सकते हैं। जैसे कल आपकी किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो एंड इफ़ यू आर एग्रीव्ड, तो यू शुड हैव राइट टू मूव टू द हाई कोर्ट एंड टू द सुप्रीम कोर्ट। हुँ, ये वक़्त में भी अब किया है। हुँ, तो अब इससे साफ है कि न्याय हो, हुँ, मतलब कोई एग्रीव्ड हो, हुँ। तो वो चीज़ है। अच्छा, तो दूसरा जो आर्गुमेंट था कि भई आप रिलीजियस जो बॉडी है, आप जो हिंदुओं की है, दूसरी समुदाय की है, उसमें तो आप मुसलमान को नहीं रखते, जब ये कोर्ट ने ये पूछा। तो इसका क्या जवाब एज़ ए जेपीसी चेयरमैन आपके पास है? मतलब ये बात सब डिस्कस हो चुका है। हुँ, अगर सुप्रीम लेकिन कोर्ट अगर में, कोर्ट को लगेगा कि भई जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, वो कानून सही नहीं है, तो कोर्ट के पास तो ये राइट है कि उसको तो नलीफाई कर नहीं, सकता है। कोर्ट केवल कपिल सिब्बल के द्वारा या सड़कों पे आंदोलन पे या भावनाओं पे तो कोर्ट कोई फैसला बिल्कुल, करती नहीं। बिल्कुल। कोर्ट तो मेरिट पे जाती लीगल है। मेरिट पे जाए। तो उसी सुप्रीम कोर्ट में रामजस
फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का एक फैसला है 2010 का, जिस फैसले में है कि ये वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए है, वक्फ की देखभाल के लिए। और इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दूसरा फैसला कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड बनाम नज़ीर अहमद का है, उसमें भी यही कहा गया कि ये कोई कानून से एक विधि सम्मत एक बॉडी है, उससे है। तीसरा सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ है बोर्ड ऑफ मुस्लिम वाकिफ राजस्थान में, उसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, इट इज क्रिएटेड बाय वक्फ एक्ट, अंडर वक्फ एक्ट, and it is not a religious, though it deals with some religious property, but it is not a religious body. तो ये मामला राजस्थान के केस में आ चुका, रामजस फाउंडेशन में आ चुका, तमिलनाडु बनाम स्टेट का आ चुका मोहम्मद के केस में कि ये प्योरली स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसी तरह से कर्नाटका में हो चुका है, दिल्ली में शाह मोहम्मद वर्सेज दिल्ली वक्फ बोर्ड में आ चुका है कि ये एग्जीक्यूटिव। मैं कितने केसेस करूं? तो अगर कल सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया तो उसी सुप्रीम कोर्ट में 2 बार फैसले हो चुके हैं, तमाम देश के हाई कोर्ट में हो चुके हैं। एक फैसला किसी आज तक किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह डिस्प्यूट हुए हैं, तो एक फैसला ऐसा नहीं है कि जिसने कहा हो कि वक्फ बोर्ड इज ए रिलीजियस बॉडी और इट इज नॉट अंडर जुडिशियल रिव्यू, या गवर्नमेंट कांट इंटरफियर, या इफ एनीबडी विल इंटरफियर तो दैट विल इन्फ्लुएंस द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। हिंदुओं की ऐसी कोई बॉडी है जो कि जहाँ पे इसमें जो बाइफर्केशन है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए एक बॉडी काम कर रही है जो कि स्टैट्यूटरी उस पे है, उनका फ्रेमवर्क है, लेकिन वो काम कर रही है रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। हिंदुओं में ऐसे नहीं, आप मस्जिद की कोई अगर बॉडी होगी तो वो रिलीजियस बॉडी होगी, किसी हिंदू टेम्पल की बॉडी होगी तो वो हिंदू टेम्पल की बॉडी होगी, और उसमें जिस कास्ट के लोग हैं वो बिल्कुल रहेंगे। लेकिन अगर धर्मार्थ मंत्रालय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या किसी राज्य का, तो उस मंत्रालय में हर अफसर उसी जाति का ये नहीं होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। रिलीजियस बॉडी में और एग्जीक्यूटिव बॉडी में, स्टैट्यूटरी बॉडी में, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में अंतर है। रिलीजियस बॉडी मतलब कि आपके वो रिलीजियस फेथ को परफॉर्म करने वाली होती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, गवर्नेंस के लिए होती है। तो ऐसे क्लियर कट है दिमाग। तो आपको लगता है तो कि इसलिए तुलना करना, तो ये रिमार्क आपको लगता है कि आर्गुमेंट बहुत तिरुपति मंदिर का है तो तिरुपति मंदिर का है कोई, या अजमेर शरीफ की दरगाह का है, या किसी मस्जिद का है, तो उसमें नहीं कोई हो सकता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट में वक्फ एक्ट के अंतर्गत, कल ऑल इंडिया माइनॉरिटी काउंसिल है जो इसको करती है, वक्फ बोर्ड करती है, तो वक्फ बोर्ड में अधिकारी केवल मुस्लिम होगा, तो वो तो इस एक्ट के अंतर्गत एक बॉडी क्रिएट की हुई है। तो तीसरा जो आर्गुमेंट था कि भाई जो आप नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो डीएम को अधिकार दिया हुआ है, अल्टीमेटली तो वो स्टेट के पास ही है ना। अब स्टेट गवर्नमेंट भाई जिसको चाहे उसको घुसा दे उस बॉडी में। नहीं, वो जो कोर्ट ने बात उठाई है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा वक्फ की प्रॉपर्टी में और स्टेट में, गवर्नमेंट में, तो अगर कलेक्टर डिसाइड करेगा तो कलेक्टर ये कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो हाउ ही कैन बी जज ऑफ हिज ओन केस। तो ये अभी हमने अमेंड कर दिया है, तो मुझे लग रहा है आश्चर्य। लेकिन अमेंड करके तो आपने कमिश्नर और किसी और के पास दिया, तो वो भी तो सरकार का आदमी है। फिर कोई अल्टीमेट करेगा ना, कलेक्टर सीधा डिस्ट्रिक्ट में है जिससे उसका डिस्प्यूट हो सकता है। तो फिर तो आप कहेंगे कि साहब हमारा ये केस है, और फिर तो हमारा अगर ये अधिकारी फैसला करेगा तो हमारी ये कास्ट का नहीं है, तो हमारे पक्ष में नहीं होगा। ये जज अगर फैसला करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी ये सवाल उठाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी का जो आर्गुमेंट था कि ये रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक है, रिलीजियस बॉडी है, तो हमारा ये फैसला वक्त पे सुप्रीम कोर्ट में मुसलमान जज को करना चाहिए। तो जज कहीं जज न्यायाधीश उस आर्गुमेंट का तो उन्होंने धो दिया। उन्होंने कहा कि आप इस तरह की बेकार की बात न करें। जब उन्होंने ये आर्गुमेंट रखा कि आप केस सुन रहे हैं मुसलमानों के और आप खुद दूसरे संप्रदाय के हैं, अभिषेक मनु सिंघवी का ये आर्गुमेंट था कि ये रिलीजियस फ्रीडम पे अटैक है एक तरह से, और इसी को लेके पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हुआ। आपको लगता है कि जो किसी राज्य में नहीं हो रहा, पश्चिम बंगाल में अगर आंदोलन हो रहा है तो स्टेट स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। मुर्शिदाबाद अगर 10 दिन से जल रहा है और अगर वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं,
नदी बोट से क्रॉस करके मालदा जा रहे हैं हम्म, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव हम्म, उनको वापस लाने के लिए। पिता पुत्र को घर से खींच के मार दिया दंगाइयों ने हम्म, और उनके घर तक नहीं गई हैं। हम्म, कोलकाता में बैठ कर के मौलाना और इमामों को अपीच कर रही हैं। तो हम्म, इसका मतलब नहीं कि स्टेट के प्रोटेक्शन में वहाँ वायलेंस हो रहा है। हम्म, वहाँ पे आपको नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर ठीक चुका है है? वो आपको नहीं लगता कि हम्म, 1947 जब हिंदू पाकिस्तान बटा, हम्म, वो स्थिति आज बंगाल में है ठीक है वो और मान देश लीजिए के 30 राज्यों में तो कहीं नहीं हो रहा। तो ठीक इससे है साफ है कि वो अगले साल के चुनाव के लिए अपीच कर रही हैं। हम्म, तो वहाँ तो तो राष्ट्रपति शासन तो लगना चाहिए। ठीक है तो ये कहना कि आंदोलन हो रहा है, हम्म, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और भड़काने की कोशिश नहीं किया था। हम्म, जब अलविदा की जमा के नमाज थी, ईदगाह की नमाज थी, वहाँ लोग असेंबली होती है और वहाँ आप काली पट्टी बांधने के लिए, अगर वो क्राउड कहीं अनरूढ़ी हो जाती तो क्या होता। हम्म, लेकिन मैं तो देश के मुसलमानों को शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद दूंगा कि पूरे देश में चाहे कितना काली पट्टी उकसाने की बात हुई, लोग बात के गए, लेकिन लोगों ने नमाज को ऑफर किया और पीसफुली ईद बनाए और त्यौहार मना करके आए। लेकिन प्रोवोकेशन तो लगातार चल रहा है। हम्म, अभी बत्ती गुल करने कह रहे हैं, मैं तालकटोरा में आने की बात कर रहे हैं, हम्म, पटना जाने की बात करते हम्म। हैं। तो आप ये जो जिस तरह से सुनवाई चल रही है आपको लगता है कि ये जुडिशियल आउटरीच की तरफ केस जा रहा है कि जैसे कि अभी गवर्नर के पावर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें भी कई सारे लोगों ने कहा, केरला के गवर्नर ने कहा कि ये जुडिशियल आउटरीच है। आपको लगता है कि इसमें कहीं जुडिशियल आउटरीच कदम बढ़ा रही है? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई कानून बनाने का अख्तियार पार्लियामेंट को है। हम्म, वो लोकसभा राज्यसभा 12-12 घंटे चर्चा हुई। हम्म, उसके पहले जेपीसी में 38 बैठकें हुई, 113 घंटे हुआ। हम्म, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। हम्म, अब उस कानून की में स्टैंड करता नहीं, क्या होता, 3 पैरामीटर होते हैं। हम्म, उसी 3 पैरामीटर पे सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या और समीक्षा करके फैसला देगी। हम्म, अधिकार बिल्कुल उनका है। हम्म, 3 ये है कि एक लीगल कॉम्पिटेंस है कि नहीं है। हम्म, तो इस कानून को बनाने के लिए लीगल कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, ये कानून कोई सरकार ने सीधे ऑर्डिनेंस के माध्यम से लागू नहीं कर दिया हम्म, और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये कानून उन्होंने प्रस्तुत किया, खुद अपील किया किरण रिजिजू जी ने कि इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफ़र करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि सब स्टेक होल्डर से पूरे देश में मिल लिया जाए, देश के जाने में, और फिर 12-12 घंटे लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हुई, फिर यह कानून पास हुआ है। हम्म। तो एक लीगल कॉम्पिटेंस है जिसको कानून बनाने का इख्तियार है। पूरा सुविचारित बहस के बाद, जेपीसी की रिपोर्ट्स के बाद अमेंडेड बिल आया तो है। आप कह रहे हैं कि कानून में कोई आपको त्रुटि नज़र नहीं आती ये है कि कानून बनाने का ही तरीका है, देश की नहीं आज़ादी के तरीका बाद है, से। लेकिन कई बार क्या नहीं, कानून सुप्रीम कोर्ट स्टक भी तो कर देता मैं है कह क्योंकि सकता उसको हूँ, लीगल कॉम्पिटेंस उसमें नहीं नहीं, था, मैं मेरी ये इतनी कह नज़र नहीं। सकता हूँ हुँ, कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा ना हुँ, कि देश की आज़ादी के बाद 1947 से शायद किसी बिल पे 12-13 घंटे चर्चा नहीं होगी, 2:30 बजे रात तक लोकसभा में, 3:30 बजे रात तक राज्यसभा में। हुँ, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो लॉ बनाने की प्रक्रिया है उसमें सभी का पार्टिसिपेशन हुआ, सबके व्यूज आए और फिर उस आधार पे वो कानून बना है। तो ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया संविधान के द्वारा है, संविधान से ही पार्लियामेंट डिराइव हो रहा है, हुँ, तो उस क्या है। दूसरा, आर्बिट्रीनेस ना हो कि हुँ, मनमानीपन से बना दिया हो। हुँ, तो आज सरकार को कुछ करना होता तो सरकार सीधे कानून पास करा लेती। हुँ, लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में उसको जेपीसी में, जिसमें 31 मेंबर में 14 मेंबर अपोजिशन के थे, ओवैसी अकेले एक पार्टी के उसके वो भी थे। तो सबको रिप्रेजेंटेशन दिया, सभी स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस किया। तो सोच समझ के सुविचारित रिपोर्ट हमारी भी, उनका भी नोट ऑफ डिसेंट है, सब चीज़ें हमने लगा करके सदन में प्रस्तुत किया है। अब ये अब बताइए कि तीसरी बात, हुँ, तीन पैरामीटर सुन हुँ, तो लीजिए। हुँ, तीसरा पैरामीटर है कि वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन। हुँ, आखिर सरकार कोई पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को स्टेक डाउन करेगी तो कोई वो होना चाहिए। हुँ, तो या तो संविधान के फंडामेंटल राइट या किसी अनुच्छेद का उल्लेख करती है। हुँ, तो आपको बता दूं, 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ हुँ, वक्फ एक्ट में, हुँ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। हुँ, उसमें एक सेक्शन 40 जोड़ा गया। हुँ, सेक्शन 40 में यह था कि इतना अख्तियार अनलिमिटेड पावर ऑफ बोर्ड को दे दिया गया कि वक्फ बोर्ड अगर वो समझे कि ये गंगा भी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वो डिक्लेयर कर सकती थी कि वक्फ है, फिर डी नोटिफाई नहीं हो सकता था।
तो आपको संविधान में आर्टिकल 300A मालूम है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार, कि अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई ले नहीं सकता, तो आर्टिकल 300A पे भी ओवर राइट कर रहा था। तो मतलब मनमोहन सिंह की सरकार में संविधान के ऊपर वक्फ बोर्ड को सेक्शन 40 से अनलिमिटेड पावर दे दिया गया, और उसका नतीजा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो था। आज हमने सेक्शन 40 को ख़त्म किया है और आर्टिकल 300A को हमने रिस्टोर किया। तो ये एक तरह से मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की परिसंपत्तियों पे मुसलमान का पहला अधिकार है, अल्पसंख्यकों का। तो ये क्या राइट टू इक्वलिटी को नहीं वायलेट करता? आर्टिकल 14 का नहीं उल्लंघन है, आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 19 का जो मतलब फ्रीडम इसका नहीं है, आर्टिकल 21 का नहीं है। तो 2013 का अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा था। ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि पहले गवर्नर और राष्ट्रपति के जो पावर थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट किया या कहा कि भाई 3 महीने के अंदर आपको बिल पास हो जाएगा। अब ये जो इंटरिम स्टे की इस बिल पे, तो आपको लगता है कि मैसेजिंग के तौर पे पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो आपके खिलाफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो कानून या फिर जिस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं राज्यों की पावर में, जो राज्यों के लैंड राइट्स हैं, राज्यों के बिल बनाने का जो मामला है, वो मैसेजिंग आपके खिलाफ जा रहा है? आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? मतलब राज्य को कानून बनाने का इख्तियार है और केंद्र को 1995 एक्ट 2013, लगता है बीजेपी एनडीए की सरकार पहली बार ये वक्फ का कानून बना रही है और राज्यों पर थोपने जा रही है। अरे जो कानून जो पार्लियामेंट को अख्तियार था, जो प्रिंसिपल एक्ट 1995 है, हम उसी में 2013 का जो संशोधन है, जस्टिस सच्चर की जो रिकमेंडेशन 2006 की है कि पसमानदा मुस्लिम्स की हालत SC ST से बदतर है, मुस्लिम महिलाएं 51.9% इलिटरेट हैं, हायर एजुकेशन में 5.6% नहीं हैं। तो हम आज उसी में अमेंड किया है हमने। तो अब ये हम कोई नहीं मैसेजिंग जा रहा है। और 2013 में का जो अमेंडमेंट किया है, मैं पूछना चाहता हूँ अभी तक वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं बैकवर्ड रखा जा रहा था, कोई OBC या पसमानदा? तो अगर अब हम वक्फ बोर्ड में, कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बिल में बहुत अच्छी भी बातें हैं। नहीं तो उस वक्त तो अच्छी बातें हैं, और मुझे लगता है कि जो बातें उठाई गई उसका जवाब आज निश्चित सरकार देगी। लेकिन मैं JPC चेयरमैन के रूप में जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, कोई मैसेजिंग नहीं जा रहा। और इंटरिम ऑर्डर पे भी सुप्रीम कोर्ट से मैं कहता हूँ उनका बिल्कुल ठीक है। एक सवाल कल उठाए, उन सवाल पे उन्होंने नैरो डाउन किया, लेकिन फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे। तो कहाँ वो इंटरिम ऑर्डर उन्होंने कल पास कर दिया? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला ले रही है मेरिट पे लेगी, तो इसलिए इसका कोई मैसेज नहीं जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बिका पाल का। उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कंसर्न उठाए गए उसको JPC में और बिल में एड्रेस कर लिया गया है, और एड्रेस किया गया है बाकायदे पूरी तरह से। जो 3-4 पॉइंट्स है उस पर सरकार ने और JPC ने डिलिबरेटली काफ़ी गहन चिंतन के बाद उस बिल को पारित किया गया है। शंकर अनिमेष।